चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में फिजिक्स के सिलेबस का चर्चा किए थे कि बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आईटीआई में है ना फिजिक्स का सिलेबस क्या है। आज हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, है ना। चलिए हेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर इसके लिए तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम, है ना। आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, है ना। कट नहीं, चलिए ठीक है। इसके सिलेबस की हम लोग चर्चा कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है और यही आपको बताता है कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ने का है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इसके बारे में नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की क्या प्रकृति, नेचर ऑफ क्या मैटर। ऐसे भी केमिस्ट्री बोला जाता है कि रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर। मतलब केमिस्ट्री में मेन रूप से हम लोग पदार्थ के प्रॉपर्टीज, गुण, स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन करते हैं। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक चैप्टर्स के अंतर्गत नेचर ऑफ क्या मैटर, पदार्थ की प्रकृति। बात समझिए, इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे, टॉपिक क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि पदार्थ किसको कहते हैं, किसको पदार्थ कहते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए, है ना, तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला नंबर, वो वस्तु कुछ स्थान छेके, अर्थात उसका कुछ निश्चित एक क्या हो, आयतन हो, उसमें कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो पदार्थ। किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए तीन चीजों का, तीन कंडीशन का वो पालन करे। पहला नंबर, वो कुछ स्थान छेके, मतलब उसका कुछ निश्चित एक आयतन हो। दूसरा नंबर, है ना, उसमें कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। और तीसरा नंबर, उसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते। जैसे मैं कहूं कि ये पदार्थ है, क्यों, तो इसका कुछ निश्चित आयतन है, इसमें द्रव्यमान है, इसका अनुभव करते हैं। ज्ञान इंद्रियां समझते हैं ना, ज्ञान इंद्रियां कितने हैं, 5, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हवा एक पदार्थ है, क्यों, अगर बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो आता था सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए हवा एक पदार्थ है। हम लोग बोलते थे क्या कि एक खाली बैलून ले लेते हैं, उसमें खाली बैलून को पहले तौल लेते हैं, उसके बाद उसमें हवा भरते हैं, देखते हैं बैलून का आकार बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि हवा क्या है, स्थान छेकती है। ऐसे पता चल रहा है कि हवा स्थान छेकती है, नहीं। लेकिन जब उसको बैलून में भरते हैं तो बैलून का आकार जैसे ही बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि हवा स्थान छेकती है। और जब हवा भरे हुए बैलून को तौलते हैं तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, मतलब हवा में द्रव्यमान भी है। और उसका अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं, त्वचा के द्वारा। आंख से देखते हैं हवा को, नहीं देखते हैं, त्वचा के द्वारा अनुभव करते हैं, वो पदार्थ है। सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सी चीजें पदार्थ नहीं है, तो उष्मा हो गई, हीट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश, ध्वनि, ये सब पदार्थ नहीं आता। कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं। अब कोई कहेगा कि सर हीट, उष्मा क्यों नहीं पदार्थ है, तो उष्मा स्थान छेकती है, उष्मा में कोई द्रव्यमान होगा, उसका सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं।
पॉसिबल है, इसीलिए वो पदार्थ नहीं है। मतलब किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए तीन चीजों का होना नेसेसरी है। इसी में हम लोग चैप्टर फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का है ना वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण में कंपोनेंट के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ दूसरा अशुद्ध पदार्थ, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरे को इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण दूसरा विषमांगी मिश्रण, एक होमोजीनियस मिक्सचर दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सब इसमें पढ़ने का है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। फिर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन, है ना। उस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, किसमें बदल जाता है? द्रव में, है ना। द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं किसमें? गैस में। बदलता है कि नहीं? तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये सब चीजें पढ़ेंगे। उद्पातन पढ़ेंगे। उद्पातन प्रोसेस जानते हैं? सब्लिमेशन। उद्पातन को जानते हैं? सब्लिमेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव रूप में बदले सीधे किसमें? गैस में, वाष्प। वो हाँ, कपूर जैसे एग्जांपल दिया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, है ना, ठोस CO2 जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब जो है इसमें उत्पादन की प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर्स है ना, वो बेसिक चैप्टर है। इसमें सारा चीज हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? बातें समझ में आई? दूसरा जो इसका चैप्टर्स पढ़ने का है दूसरा, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बाबू? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। देखिए मेन केमिस्ट्री आपको यहां से स्टार्ट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट जाएगा तो आगे चल के फिर आपको अगला चैप्टर मान लिया पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी या केमिकल बॉन्डिंग, ये सब तो आपको दिक्कत होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज पढ़ने का है। सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है? तो एटम के बारे में ऐसा बोला गया है कि एटम, है ना, किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अक्रिय गैस के परमाणु को छोड़कर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम वाज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर व्हिच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को क्या करता है? खो देता है। डाल्टन साहब तो यहां तक बोल चुके थे कि एटम वाज क्या? इनडिविजिबल। डाल्टन साहब क्या बोले थे? कि परमाणु विभाज्य नहीं। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना भाई, जिसे परमाणु का मौलिक कण कहा गया। ये सब सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का, है ना, निरपेक्ष एब्सोल्यूट मास क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान, इसका खोज किसने किया, बात समझे ना। सब कुछ पढ़ेंगे। प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में बारी बारी से। फिर इसी में आपको पढ़ने का मिलेगा परमाणु संख्या किसको कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या है ना। सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल किसको कहते हैं, सब सेल क्या है। SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। फिर इसी चैप्टर में आपको जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे तो उससे पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर निकालना सीख जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं सपोज दैट अल्युमिनियम, अल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। सब लोग जानते हैं। मैं आपसे अभी पूछूं कि अल्युमिनियम आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में और किस पीरियड में, तो अभी आपको नहीं आता, लेकिन उसको याद नहीं रख सकते, उसको निकाल सकते। अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6
और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 1। देखिए 1s2 मतलब हो गया फर्स्ट सेल के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये बताता है सेल को, ये बताता है सबसेल को। ऊपर में जो लिखा रहता है वो किसको, इलेक्ट्रॉन को। कुछ लोग इसको गलती पढ़बो करता है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर पढ़ देता है, स्क्वायर नहीं पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3। इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 कितना 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में गया है, पी सबसेल में, थर्ड सेल के पी सबसेल में। हम कहेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है बाबू, पी ब्लॉक एलिमेंट। आपको मालूम होनी चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या एफ ब्लॉक। तो किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पहला बात। दूसरा देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितना सेल तक गया है, आप खुद देखिए, थर्ड सेल तक इलेक्ट्रॉन गया है, क्या है, अरे तीसरा सेल से जा रहा है कहीं, तो इसका हम लोग कहेंगे, इसका पीरियड नंबर अगर कोई कहेगा, इसका क्या कहेगा, पीरियड नंबर। कौन सा नंबर, पीरियड। पीरियड मतलब क्या, आवर्त संख्या। पीरियड नंबर मतलब आवर्त संख्या। पीरियोडिक टेबल में ये किस आवर्त में है, तो हम कहेंगे इसकी आवर्त संख्या कितना है 3। लेकिन इसका ग्रुप नंबर की बात करेंगे, देखो किसका ग्रुप नंबर मतलब क्या, वर्ग संख्या। ग्रुप नंबर मतलब वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या में भी देखिए क्या है, ग्रुप नंबर को 2 तरीका से हम लोग करते हैं, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट और एक सब ग्रुप के आधार पर। सब ग्रुप समझता है ना, देखा होगा, एक मतलब ग्रुप को 2 वर्गों में बांटा गया, एक सब ग्रुप ए, दूसरा सब ग्रुप बी। तो कहता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो सब ग्रुप ए का एलिमेंट होगा, अन्यथा वो सब ग्रुप किसका होगा, डी का। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सब ग्रुप ए का है, अब बाकी बीच में जो देख रहे हैं डी ब्लॉक, वो सब ग्रुप किसका है, सब ग्रुप किसका है, बी का। नहीं पीरियोडिक टेबल देखा है कि नहीं देखा, देखिए है ना। तो अब यहां पर चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो सब ग्रुप ए का है, तो सब ग्रुप ए का कहता है ग्रुप नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल तीसरा सेल हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 कितना 3। हम कहेंगे एल्युमिनियम का जो है थर्ड ए में, थर्ड क्या ए में। आप करके देखिए थर्ड ए में, और ऐसे अगर करेंगे तो ये 13 में है, किसमें है 13। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार से अगर ग्रुप नंबर इसका बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 13। बात समझे। तो मैंने एक एलिमेंट का आपको करके दिखाया, जब मैं पढ़ा दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर तो आप कोई भी एलिमेंट का आपका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक का है, आप सब निकाल सकते हैं। बात तो समझ में आ गई। चलिए अच्छा, इसी में और फिर हम पढ़ाएंगे आपको, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे आपको समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में, समस्थानिक, आइसोटॉप्स। जानते हैं आप लोग समस्थानिक किसको कहते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान, लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन 6 12 और दूसरा क्या कार्बन 6 और क्या 14। इसमें देखिए ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे परमाणु संख्या होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कहेगा 12 - 6 कितना आएगा 6। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 14 - 6 कितना होगा 8। तो किसी भी तत्व के समस्थानिक होने का मुख्य कारण क्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी तत्व के समस्थानिक होने का मुख्य कारण क्या है, तो उस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का अलग अलग होना। और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या पढ़ा है ना, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, भूल गया, P प्लस कितना N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या दोनों में तो सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इसीलिए द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। बातें समझ में आई। तो समस्थानिक पढ़ेंगे, समभारिक आइसोबार्स, सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। जैसे मैं एक बात करता हूं, यहां पर अगर आप दे देंगे Na प्लस और कुछ भी दे सकते हैं यहां पर O-2, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। कहिए क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बताओ, इसकी परमाणु संख्या 11, तो न्यूट्रल अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11। एगो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या होगा तो 10।
इसमें होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8, 2 को 4 या 2 लिया है कितना 10, ये दोनों क्या कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। सम न्यूट्रॉनिक भी होता है, तो ये सब सारा चीज पढ़ने का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाकई मतलब अच्छा चैप्टर है, और क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, IIT, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधु क्वेश्चन आपको जरूर दे देगा। तो आपको विस्तृत से हर एक चीजों को पढ़ाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ने का है, वो तीसरा चैप्टर आपका है रेडियो एक्टिविटी। क्या बाबू, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब इसको बोलते हैं रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता। देखिए रेडियो सक्रियता क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन देता है। बहुत ही मस्त चैप्टर्स। रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, रेडियो सक्रियता क्या है, तो बोलता है क्या कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें जैसे अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, रेडियो सक्रियता। जैसे थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, है ना, ये सब कैसे, फ्रांसियम हो गया, ये सब कैसा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व। कैसा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरेल, नहीं याद है ना, कब किए थे, 1896 में। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बेक्यूरेल। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला खोजा जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, यूरेनियम, जिसे पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट नामक यौगिक से खोजा गया। ये सब पढ़ाएंगे। इसमें जो 3 गो किरण निकलता, कौन कौन, अल्फा रे निकलता है, अल्फा रे, बीटा रे और क्या, गामा रे। ये तीनों का प्रॉपर्टी बारी बारी से पढ़ाएंगे। कभी कभी पूछता है कि इनमें से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी आयनन क्षमता, ये सब पूछता है ना क्वेश्चन, सब बताएंगे। पूरा प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, अल्फा किरण का, बीटा किरण का, गामा किरण। अल्फा किरण कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे धन आवेश युक्त कणों की बनी होती है ना। इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना। इसीलिए इसको अल्फा पार्टिकल को हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं, He++। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, वो हीलियम का क्या है, नाभिक। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है, प्रकाश के वेग का 1/10। लाइट का वेलोसिटी जानता है जी, तुम लोग लाइट का वेलोसिटी जानता है, प्रकाश का वेग कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका 10वां भाग क्या होगा, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वेधन क्षमता सबसे कम। ये सब बताएंगे बारी बारी से, बीटा की प्रॉपर्टी, गामा की प्रॉपर्टी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा किरण निकल जाएगा तो उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या चेंजिंग होगी। मान लो कि कोई ये परमाणु है X, इसकी है ना, इसकी द्रव्यमान संख्या हम लोग परमाणु संख्या हम लोग Z मानते हैं और द्रव्यमान संख्या A। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, मालूम है ना, परमाणु संख्या को Z से। इससे अगर एक अल्फा किरण निकल गया, क्या निकल गया, अल्फा, जो कि +2 और 4 होता है। मान लो ये 22 बना, तो इसमें क्या होगा, इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में कितना की कमी, 4। ये सब इस पर क्वेश्चन भी देता है कभी कभी कि इससे ये बना तो कितना अल्फा और कितना बीटा निकला। क्वेश्चन देखा है ऐसा कभी, तुम लोग कुछ देखा ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, देता है क्वेश्चन, है ना। अगर किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा किरण निकलेगा तो उसकी परमाणु संख्या 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। बीटा किरण निकलेगा, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता। और गामा निकलने से तो कुछ होता ही नहीं। ये सब बताएंगे। रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, एक कृत्रिम भी होता है, आर्टिफिशियल भी। उसकी भी चर्चा हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। एक नाम सुना होगा हाफ लाइफ पीरियड, कोई नाम सुना है रे, नहीं सुना है, हाफ लाइफ पीरियड, इसको बोलते हैं अर्ध आयु काल। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, किससे, टी हाफ। इसका नाम सुना है। अर्ध आयु काल क्या होता है, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ
जितने समय में, जितने टाइम में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। वो उसका क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कार्बन 14 का आयु काल है 5800 वर्ष। कार्बन 14 नाम सुना है ना? कार्बन 14 का अर्ध आयु काल जो है हाफ लाइफ पीरियड 5800 वर्ष। 5800 वर्ष सोच लीजिए। मतलब अगर 1 ग्राम कार्बन 14 है, उसको आधा ग्राम होने में 5800 वर्ष लगेगा। कार्बन डेटिंग विधि के बारे में भी बताएंगे, और यही सब कार्बन डेटिंग विधि के मदद से ही हम लोग मीट, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के आयु का निर्धारण करते हैं। कहीं कहीं देखते हैं खोज होता है, तो भाई ये चीजें कितनी पुरानी है वो कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग विधि या रेडियो आइसोटॉप डेटिंग विधि द्वारा। तो ये सब पढ़ने का है किसमें? रेडियो एक्टिविटी में। बस मैं अभी आपको मतलब हर एक चैप्टर्स की पूरा बहुत जानकारी दे रहा हूं कि ये सब टॉपिक, ये सब चीजें पढ़ने का है। आप क्या पढ़े हुए हैं पहले से, क्या जानते नहीं जानते, और कितना पढ़ना है, इस चीज को सोचना है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको दूसरे भाषा में आपको ये कह सकते हैं, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, ध्यान दो। दूसरे भाषा में इसको आप कह सकते हैं, एक तरह से इसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको बताया जाएगा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई। आज प्रकृति में लगभग 114 से 116 एलिमेंट का इन्वेंशन हो चुका है। कितना एलिमेंट? 114 से 116। आप कल्पना कीजिए, क्या ये सभी एलिमेंट एक ही बार इन्वेंशन हो गया? धीरे धीरे खोजा गया। जब पहली बार कोई तत्व को खोजा गया होगा तो उस समय के जो रसायन शास्त्री होंगे, उस तत्व के सभी प्रॉपर्टी को बेचारा कागज पर, या कागज नहीं उस समय भोजपत्र अगर होगा तो उस पर लिखे होंगे कि ये तत्व से रिएक्शन करके ये करता है। जितना उनको मालूम हुआ होगा उस तत्व के बारे में नेचर, दूसरा तत्व का इन्वेंशन हुआ होगा, उसका कुछ लिखा होगा, तीसरा करते गया, लिखते गया। धीरे धीरे उनको पता क्या चला कि कुछ तत्वों का गुण दूसरे तत्वों के गुण से क्या कर रहा है? मिल रहा है। तब उन्होंने क्या किया? इसको क्लासिफाई करने का प्रयास किया। क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत। आज जो आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, जितना आसानी से आप इसको देख रहे हैं, उतना आसानी से वो बना नहीं है। उसका धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास हुआ है। तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास जर्मन वैज्ञानिक डोब्रेनर का था। डोब्रेनर का त्रिक नियम 1827 ईस्वी के आसपास में दिए थे सर, उतना एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। हाँ 27 ही है। पढ़े होंगे आप डोब्रेनर का त्रिक नियम, किसी का नाम सुने हैं? हाँ सुना है, कुछ ना कुछ तो बच्चा ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो पढ़ा है। डोब्रेनर का त्रिक नियम, वो ट्राइड लॉ बोलता है, डोब्रेनर ट्राइड लॉ। उन्होंने एक समान गुण वाले है ना 3 तत्वों को एक साथ रखा, तो उन्होंने देखा क्या कि बीच वाले तत्व का जो एटॉमिक वेट है हम दोनों साइड वाले तत्वों के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर है। यही डोब्रेनर का त्रिक नियम। कभी कभी क्वेश्चन इससे देता है कि इनमें से कौन सा डोब्रेनर के त्रिक नियम का पालन करता है। 3 गो का एलिमेंट का ऑप्शन दे देगा, उसमें देखना आपको पड़ेगा कि बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट, उसका परमाणु भार अगर दोनों साइड वाले तत्वों के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर हो गया तो ये डोब्रेनर के त्रिक के नियम का पालन। फिर आया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उसके बाद आया मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल, उसके बाद फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक। तो ये धीरे धीरे इसमें सारा चीज पढ़ाएंगे। डोब्रेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल। मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल जानते हैं? मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त और 9 ही वर्ग था। मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया था। तो जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वो बढ़ते हुए, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर? परमाणु संख्या पर। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। जबकि है ना
मैडलिब का पीरियोडिक टेबल, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये सब सारा चीज इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसी में आपको पढ़ाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में है ना एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, किसी है ना ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, ये सब पढ़े ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे वैरी करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे वैरी करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी करता है, आयनन विभव जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वैरी करता है, सारा कुछ इसमें आपको पढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बढ़िया चैप्टर ये भी, बात समझ में आया है ना। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर जो इसमें पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। देखो रे जनाब, केमिकल बॉन्डिंग यूं कहो, केमिकल बॉन्डिंग इसको बोलते हैं रासायनिक बंधन। इसको क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक बंधन या आबंध भी कह सकते हैं, ऐसे बंधन रासायनिक बंधन बॉन्ड। यूं कहिए तो 11th-12th में अगर आप पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग कितनों कम टीचर पढ़ाएंगे तो 1.5 से 2 महीना, और बाकी बहुत सारा चीज आपको पढ़ने का इसमें है भी। मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 क्लास, आपके लेवल का जो पढ़ना है वही ना पढ़ाएंगे। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर ये सब तो निकालना नहीं सिखाएंगे, है बात समझ रहे ना। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन है क्या, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मालूम है, बोलिए, है 2 प्रकार, कौन कौन बताइए, कोई बात नहीं बताइए, हाँ क्या क्या बोल रहा है, बोलो ना ऐसे, क्या बोलो बढ़िया से बोलो। ये तो फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे पूछा कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार की होती है। रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजक बंधन, नाम सुना है, या उसी का नाम होता है आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। एक और नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है। कब कैसे बनता है, क्या होता है कंडीशन, सहसंयोजक यौगिक के क्या गुण होते हैं, आयनिक यौगिक के क्या गुण होते हैं, ये सब इसमें पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग। इसी में आपको फिर वैलेंसी के बारे में पढ़ाएंगे, कुछ थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाएंगे, बात समझे ना। इसमें बहुत सारा चीज, डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, उससे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड कब पोलर होता है, कब नॉन पोलर होता है, कब ध्रुवीय होगा, कब अध्रुवीय होगा। ये सब बहुत सारा चीज केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ने का बहुत ही अच्छा चीज है। जैसे आपको मान ले कोई कह देगा कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, दे देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा कि NaCl में कौन सा बंधन है, तो देखो Na यहां पर मेटल हो गया, ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब यही रह जाएगा HCl, HCl में कौन सा बॉन्डिंग है, तो देखो ये दोनों नॉन मेटल है, इसमें कैसा बनेगा, कोवेलेंट। ये जो बॉन्ड बना होगा आयनिक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः ट्रांसफर के फलस्वरूप बनता है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए, ये होता है 281, 281, ये होता है 28 कितना 7। अब क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला जाता है, जैसे जाता है तो ये Na+ और Cl- होता है, तो यही जो बॉन्डिंग बना इसका नाम क्या पड़ गया, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः ट्रांसफर के फलस्वरूप, पूर्णतः, इसमें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब दिए गए इलेक्ट्रॉन पर इसका कोई हक, जैसे आप 2 रुपया किसी को दान दे दिए तो वो दान किए गए पैसे पर आपका कोई हक है नहीं है। जबकि ये HCl कैसे बनेगा, तो H के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी कितना पर 7। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे 8। ये डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है, हीलियम। तो अब यहां पे क्या करता है, ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग किया। ये कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग। हाँ इसमें भी कहिएगा कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट। अगर 2 एटम के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं,
अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, 3 का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेकिन वहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिया जाता है। इसमें दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन लगा, एगो हाइड्रोजन का भी लगा, एगो क्लोरीन का। ये सब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, अच्छे से आपको सिखाएंगे। एक कंपाउंड है यहां पर NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है। यही एक ऐसा कंपाउंड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे हुए कि अमोनियम क्लोराइड में कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, इनमें से सभी समझ गए ना। एक से एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा भाई। अभी तो सिर्फ मानिए आपको झलक दिखला रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, बात समझ गए ना। केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका चैप्टर। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक चैप्टर और पढ़ने का है केमिकल बॉन्डिंग के बाद चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। एक नाम तो आप लोग इसका सुने ही होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं जनाब ऑक्सीकरण और अवकरण। नाम सुना है, सब लोग सुना होगा। देखिए 10th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो 10th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ ओनली डिफिनेशन दे दिया है कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब सीधे समझता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, जबकि अवकरण के बारे में बोलता है कि हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना अवकरण है। 10th क्लास में इतना ही दिया है, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। एक नाम आपको होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम सुना है ऑक्सीडेशन नंबर, ON नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसको क्या बोलते हैं जनाब, ऑक्सीकरण संख्या। बहुत बार तो ऐसे भी पूछ देता है, बहुत बार आपको ऐसे भी पूछ देगा कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऐसा क्वेश्चन देखा है, नहीं सुना है? आपसे पूछ देगा H2SO4 में, है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं इस चैप्टर को ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 2 क्लास पढ़ा, 2 या 3 भी क्लास हो जाता है, 1 क्लास तो लग जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को समझाने में। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानता, ऑक्सीकरण संख्या किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या मालूम है? कहता रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विद अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है तो उस परमाणु पर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश विकसित होता है उसी का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। मेन ऑक्सीडेशन नंबर जब भी डेवलप होता है किस पर होता है? एटम पर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? एटम का। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना जान गए तो हम बोलेंगे क्या कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वहां पर ऑक्सीकरण होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा अवकरण होगा। जैसे मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं आपको लिख दूं कि Zn प्लस H2SO4, ध्यान दो, Zn प्लस H2SO4, ये बना दिया ZnSO4 आप प्लस H2, सही है, बना दिया ना। हम कहेंगे बताओ इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण। तो आपको ये देखना बहुत दिक्कत हो जाएगा कि कहां पर हाइड्रोजन हट रहा है, कहां पर ऑक्सीजन जुट रहा है, आप उससे देखिएगा। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखिएगा, हम कहेंगे यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कैसे लिख रहे हैं? तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आएगा तब। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। पूरा अगर सल्फेट का कहेगा तो पूरा, अगर सल्फेट का पूछेगा तो -2। यहां पर Zn का हो जाएगा +2 और यहां पर हाइड्रोजन का क्या? 0। आप देख लो यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ा है। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? घटा है, तो हम क्या कहेंगे? अवकरण हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है
वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अब कारक, ये करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितना हम आसानी से लिख दिए कि यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Zn का +2, H2 का 0, वो लिखने आपको भी आएगा तभी ना आप समझिएगा। तो आपको एक क्लास पूरा पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद फिर ऑक्सीकरण अपकरण पे चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स में ये सब आता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अपकरण, इतना आपको ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ा देंगे कि आपको इससे फिर चैप्टर लगभग नहीं। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, कभी कभी ये भी क्वेश्चन सुने होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। 4 गो आपको रिएक्शन दे देगा और पहचानने के लिए दे देगा कि किसमें रेडॉक्स, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। जैसे अभी जो मैं एग्जांपल लिखा था वो क्या था? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम देख लेंगे कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया वो क्या हो जाएगा? वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। नहीं चेंज करेगा तो ऑक्सीकरण अपकरण नहीं होगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ने का है 7वां, वो केमिकल रिएक्शन। 7वां चैप्टर क्या पढ़ने का है? केमिकल रिएक्शन। हालांकि अब ये चैप्टर 10th क्लास में पहला चैप्टर है ना जी। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अब 10th क्लास में ये पहला चैप्टर है या नहीं है बताओ? 10th क्लास में केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर यही है, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? बताओ कोई डिफिनेशन। 10th क्लास सब लोग पढ़ के आया है, तब 0 बटा सन्नाटा हो गया ना जी। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग कर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो क्या है? प्रोडक्ट। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, उष्माशोषी, इंडोथर्मिक, पढ़े नहीं ये सब? ये सब पढ़ाएंगे इसमें। बहुत प्रकार के, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सब इसमें जितने भी डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिएक्शन है उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8वां चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा केमिकल सिंबल फार्मूला एंड इक्वेशन। इसमें 8वां चैप्टर जो आएगा केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड इक्वेशन, एंड क्या? इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक संकेत। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक संकेत। फार्मूला मतलब सूत्र, एवं क्या? समीकरण। किसी भी तत्व का जो रासायनिक संकेत दिया गया वो 3 प्रकार से, बर्जीलियस के प्रणाली द्वारा 3 प्रकार से दिया गया। उस तत्वों के रासायनिक संकेत जो है उनके अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन नामों के आधार पर किया गया। जैसे ऑक्सीजन के लिए O लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा था तो उसके लिए रासायनिक संकेत के लिए क्या किया कि एक फर्स्ट लेटर और एक कोई प्रधान अक्षर। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों M से स्टार्ट हो रहा है। अरे मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों किससे स्टार्ट हो रहा है? M से। तो किसका संकेत M देता? तो मैग्नीशियम का संकेत दे दिया Mg और मैग्नीज का Mn। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब हम मैग्नीशियम करते हैं तो किस पर जोर पड़ता है? जी पर। मैग्नीशियम जी पर जोर पड़ा, मैग्नीज N पर, Mn। जैसे बेरिलियम P, बेरियम Ba, बिस्मिथ Bi, बोरोन Pr, सब बी से स्टार्ट। और कुछ तत्वों का रासायनिक संकेत जो दिया गया है वो उसके लैटिन नामों के आधार पर। जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है?
बताओ, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम, Na दिया गया संकेत। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम, के दिया गया। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम, Au। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटीनम, Ag। लोहा का लैटिन नाम फेरम, Fe। तो तत्वों का संकेत सिखाएंगे, उसमें सूत्र भी पढ़ाएंगे। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पढ़े हैं। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। दूसरा होता है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है, ये भी बताएंगे। अणुसूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र, जानता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुने इंपेरिकल फार्मूला, ऐसा होता है। जैसे देखो, बेंजीन, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है ना, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CH। मूलानुपाती सूत्र जो होता है ना, वो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के है ना सरलतम अनुपात को देता है, सिंपलेस्ट रेशियो को। इसमें सिरे बोल दिया कि बेंजीन में हाइड्रोजन और कार्बन 1:1 में, उसके वास्तविक संख्या को नहीं बताता। वास्तविक संख्या को कौन बताता? अणुसूत्र। ये हुआ बेंजीन का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलेंगे। ये क्या हुआ? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंपेरिकल। इसी में होता है अणुसूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनका मान। ये सब चीज आपको इसमें पढ़ने का है। रासायनिक समीकरण फिर पढ़ाएंगे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित, होता है ना। तो 8वां चैप्टर में आपको यही पढ़ने का मिलेगा। उसके बाद देखिए 9वां चैप्टर जो आपका पढ़ाएंगे, 9वां चैप्टर, अरे क्या हो गया, अच्छा हाँ, 9वां चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या बाबू? मोल कॉन्सेप्ट। लिखने का तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल संकल्पना। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट लिख दिए। ये फिजिकल का एक तरह से मानिए कि फंडामेंटल चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। 11th में भी आप जाते हैं तो पहले मोल कॉन्सेप्ट लोग टीचर पढ़ाते हैं ना। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मोल क्या है, मोल के बारे में क्या जानते हो तुम? मोल किसको कहते हैं? MOLE, मोल कहता। मोल क्या है? जैसे अगर आपसे अच्छा कोई पूछे मीटर क्या है, मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। अरे मीटर क्या है? यूनिट है किसका? लेंथ का। मोल भी एक प्रकार का यूनिट है। मोल एक प्रकार का फंडामेंटल केमिकल यूनिट है। मोल का डिफिनेशन हम लोग देंगे कि मोल इज ए फंडामेंटल केमिकल यूनिट इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास एंड वॉल्यूम। मोल संख्या, द्रव्यमान और आयतन के पदों में एक प्रकार का मूलभूत रासायनिक मात्रक। अगर आपसे कोई पूछे मोल क्या है तो बोलिएगा एक प्रकार का फंडामेंटल केमिकल यूनिट है, रासायनिक मात्रक है, मूलभूत रासायनिक मात्रक है। किस किस पदों में? तो संख्या, द्रव्यमान और आयतन के पदों। और सभी टर्म में इसको बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे कि संख्या के टर्म में हम लोग मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, द्रव्यमान के पदों में कैसे, वॉल्यूम के पद में कैसे। संख्या के पद में मालूम है मोल कितना बराबर होता है? नहीं मालूम है आपको? अच्छा मैं कहूं कि 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? 12 इकाई। अरे कोई भी सामान अगर 12 को होता है तो 1 दर्जन के बराबर होता है। अगर 100 को रहेगा तो 1 सैकड़ा के बराबर। कहता है किसी भी सब्सटेंस का 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। क्या बाबू? पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस का वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। अब सवाल है कि जैसा सब्सटेंस, जैसा पदार्थ, वैसा फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर सब्सटेंस एलिमेंट रहेगा तो जनाब एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। अगर सब्सटेंस कंपाउंड रहेगा, यौगिक रहेगा, तो यौगिक के फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, अणु। अगर सब्सटेंस रेडिकल रहेगा, मूलक कोई रहेगा, तो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग आयन बोलते हैं। और ये मालूम होनी चाहिए एक ये एवोगाड्रो संख्या के भी बराबर होता है, कि नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में, एवोगाड्रो संख्या Na। इतना ही होता है 6.023 × 10⁻23।
तो बढ़िया से मोल कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा, जिसे मैं आपको कहूंगा मान ली 11 ग्राम CO2 कितना मोल के बराबर, ऐसा कह सकते हैं ना, 11 ग्राम ऑफ CO2 कितना मोल के बराबर, तो 1 मोल CO2 कितना बराबर, तो इसके मोलिकुलर वेट के बराबर। 1 मोल अगर CO2 कहेगा तो कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 गुना 32, 32 12 कितना होता है 44, तो 1 मोल CO2 44 ग्राम के बराबर, तो 11 ग्राम CO2 है तो कितना 1/4 मोल नहीं निकलेगा। गिवन वेट, इसको अगर इसको कहिएगा गिवन वेट बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना मोल ऑफ CO2 के क्या होगा बराबर, मतलब 1/4 मोल ऑफ CO2। ये सब सिखाएंगे। फार्मूला तो अगर बनाना चाहिएगा तो बहुत मोल कॉन्सेप्ट में फार्मूला बन जाएगा, बट फार्मूला से नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हर एक चीजों को पढ़ाएंगे। फिर इसी में आपको पढ़ने का है, माने चैप्टर हम अलग से नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोग कहेगा चैप्टर बड़ा कम लिखे हैं सर, इसी में चैप्टर एक और है इक्विवेलेंट वेट, नाम सुना है नहीं, नाम सुना है कितने लोग इक्विवेलेंट वेट का नाम सुना है, हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट का नाम कितने लोग सुना है भाई, कोई नहीं सुना है। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। जानते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, होता है फॉर्मूला वेट। क्या बाबू, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट कहने का मतलब सूत्र भार, जैसा जिसका फॉर्मूला सूत्र भार, आप बटे होता है एन फैक्टर, बटे क्या एन फैक्टर। अब एन फैक्टर में क्या क्या आता है वो मैं पढ़ाऊंगा। वैलेंसी आता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, एसिडिटी, बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट एक टॉपिक है बाबू। किसी का भी, जैसे मैं कहूं कि इक्विवेलेंट वेट निकालना H2SO4 का, एक बात करते हैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो, तो सबसे पहले इसका फार्मूला वेट निकालेंगे। फार्मूला वेट निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना, 2 एटम है तो 2 × 1, सल्फर का 32 और 4 × 16, इसका फार्मूला वेट निकल गया। यहां पर एन फैक्टर 2 होगा। कहिए क्यों एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि यहां पर इसकी बेसिसिटी 2 है, पढ़ाएंगे। या कैटायन एनायन पे चार्ज कितना है, 2 यूनिट। अब इसका सोच लीजिए, इसको कीजिएगा कैलकुलेट, 98/2 कितना आ जाएगा 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर तुल्यांकी भार पूछेगा 49 है। NaOH का इक्विवेलेंट वेट, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पूछ सकता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फार्मूला वेट बटे एन फैक्टर। बहुत सारा चीज है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखाएंगे। जैसे किसी भी सब्सटेंस के दिए गए वेट में उसके फार्मूला वेट से अगर भागा देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के दिए गए वेट में इक्विवेलेंट वेट से भागा देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। और मालूम है, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने नहीं आएगा तो आगे चलकर सॉल्यूशन एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बिलियन केमिस्ट्री में चैप्टर है, उसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ जब सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, बिलियन की सांद्रता, तो उसमें 4-5 चीज पढ़ाना रहता है। नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो वहां पे नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का निकालने में आपको गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे पूरा केमिस्ट्री दिमाग में, तो मैं आपको तो बोलता हूं कि बोलते रह जाएंगे चैप्टर वाइज, है ना। कुछ लोग कभी कभी बोलता है कि सर आपको इतना सब सारा चीज एकदम याद है। कल बाबू 10 साल से तो यही काम कर रहे हैं सिलेबस पर। आप कहीं और जाइए, आपको पता चल जाएगा कि टीचर में क्या क्षमता है, क्या थी। बात समझ रहे? तो ये चीज का रिलेशन वहां पर है। तो जो बच्चा इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं सीखेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालना सीखेगा, तो वहां पर नॉर्मेलिटी उसको समझ में नहीं आएगी। तो हर एक चीजों का लिंक है, इसीलिए आपको एकदम सीक्वेंस तरीका से हर एक चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कोई चैप्टर पढ़ा दिए। अरिहंत बुक में तो जहां तहां से चैप्टर है, देखा है ना। अरिहंत बुक में ऐसा नहीं कि सीक्वेंस तरीका चैप्टर है, लेकिन हमारा एक सिलेबस बनाया हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अब सोच के देखिए, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होगा, केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञान नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझ में आएगा नहीं है। तो ये सीक्वेंस है चैप्टर्स का। इसी में आपको फिर पढ़ने का है, एक गैसियस लॉ भी पढ़ाएंगे, मोले कॉन्सेप्ट में। मैंने लिख दिया मोल कॉन्सेप्ट, अब इसमें चाहते तो लिखते मोल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, फिर लिखते इक्विवेलेंट वेट। चैप्टर का नाम बढ़ाना तो अलग बात है।
इसी में गैसियस लॉ पढ़ाएंगे। गैसियस लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं पढ़ा है। बॉयल का नियम कोई नहीं जानता है। बॉयल का नियम ले कुछ नहीं पढ़ा है। ये पीवी बराबर कांस्टेंट पढ़ा है कभी? ऐसा कभी पढ़ा है? पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं पढ़ा है। P1 V1 बराबर P2 V2, ये बॉयल का नियम है बाबू। बॉयल का नियम कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो बड़ा बढ़िया चीज है, यही सब ने सीखेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का आयतन, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का आयतन है ना, या कह सकते हैं कि दाब, आयतने बोली है ना। नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को इधर कहते हैं तो पीवी बराबर क्या आता है? कांस्टेंट। मतलब कहता क्या कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर, यही बॉयल्स का नियम है। इसी से ये रिजल्ट आता है P1 V1 बराबर P2 V2। फिर चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट होता है मालूम है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसमें क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है, उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 होता है। ये चार्ल्स का नियम है। फिर एक होता है ताप दाब नियम, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देगा। फिर आदर्श गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, आप लोग पढ़े होंगे, पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। अरे यार तुम लोग कुछ नहीं पढ़ा है, बताओ सब भूल गया है। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर एकदम 6 से 7 महीना आप हमारे साथ रहो, जितना पढ़ाएंगे ईमानदारी पूर्वक अगर घर पे तुम पढ़ेगा तो सब चीज तुम्हारा फिर से क्लियर हो जाएगा। इसी में फिर पढ़ाएंगे आपको डाल्टन का आंशिक दाब नियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़े ना, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर। अच्छा कोई बात नहीं पढ़े, बताएंगे आंशिक दाब निकालना भी सिखाएंगे। इसी में वो है ग्राहम का विसरण नियम, और उस पर तो बहुतों क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल ये सब में देता है। एक क्वेश्चन आपको बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस के अणुओं के गति का अनुपात क्या होगा? विसरण दर का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के विसरण दर का अनुपात देखा है क्वेश्चन कभी? मिला है? उसमें फॉर्मूला होता है ग्राहम का विसरण नियम, R1 बटे R2 बराबर एक्चुअली में होता है D2 बटे D1 का अंडर रूट, या इसी को बोलते हैं M2 बटे M1 का अंडर रूट। M2 M1 मॉलिक्यूलर वेट हो गया और D1 D2 डेंसिटी हो गया। कोई बात नहीं पढ़ा है जवान, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट चलेगा तो चलेगा। अरे जितना हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ाते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। स्पष्ट 7 महीना टाइम लग जाएगा फाउंडेशन बैच को पढ़ाने में, एक एक चीजों को अच्छी तरीका से पढ़ाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिसका मतलब इंट्रोडक्शन क्लास इस तरीका से ब्रीफ हो तो सोचिए कितना आपको पढ़ाता पड़ता है। और जब ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेगा तो तुम कहेगा कि फी कुछ नहीं दिए है सर आपको, बसरते पढ़ेगा तब। जितना हम पढ़ा देंगे एक एक चीज को, ही नहीं कि ऊपर ऊपर खाली फॉर्मूला लिख देंगे, वो नहीं, एक एक चीज को डिफिनेशन के साथ। ठीक है, चलिए मोल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमको चैप्टर्स जो पढ़ाएंगे एक फ्यूल्स चैप्टर्स भी है। हालांकि अब के केमिस्ट्री में फ्यूल्स चैप्टर्स नहीं है। फ्यूल्स चैप्टर है, पहले हम लोग पुराने सिलेबस में पढ़ते थे तो 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्यूल्स ही हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फ्यूल्स। 10th फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब क्या हो गया? ईंधन। इससे भी बहुत क्वेश्चन देता है। फ्यूल्स मतलब ईंधन, समझ रहे ना? इसमें आपको पढ़ाएंगे ईंधन कहते हैं किसको, किसको कहते हैं ईंधन बताओ? वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईंधन। अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। एक प्राथमिक ईंधन पढ़े होंगे, द्वितीयक ईंधन,
ये सब इसमें पढ़ाएंगे। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, कोयला के भंजक आसवन से क्या क्या मिलता है, लकड़ी के भंजक आसवन से क्या मिलता है, पेट्रोलियम का शोधन। पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या अंतर है मालूम है? पेट्रोल पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और जब उसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। प्राकृतिक गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, एस्फाल्ट, पैराफिन मोम सब लिखाएंगे। ईंधन का उष्मीय मान क्वेश्चन एगो देता है, लकड़ी का उष्मीय मान, एलपीजी का उष्मीय मान, बायोगैस का उष्मीय मान, पढ़ा है क्वेश्चन कभी ऐसा है? ईंधन का उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी भी ईंधन के 1 ग्राम को हवा में जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। सभी ईंधन का अलग अलग उष्मीय मान होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है मालूम है? हाइड्रोजन का 150 किलो जूल पर ग्राम, लेकिन फिर भी उसको ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पॉप की ध्वनि के साथ जलता है, विस्फोटक हो जाएगा। एलपीजी को एक आदर्श ईंधन कहा गया, क्यों कहा गया उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आदर्श ईंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ज्वलन ताप क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। सभी दहनशील पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग है कि नहीं है? अच्छा बताओ, लकड़ी में से माचिस मार देंगे जलने लगेगा? गैस में मार दो तो माचिस जलने लगता है, पेट्रोल में मार दो जलने लगता है, कोयला में माचिस मार देंगे जलने लगेगा? क्यों नहीं जलता है, कभी सोचा है? क्योंकि जितना जलने के लिए उसको मिनिमम ऊष्मा चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिल नहीं पाता। देखते हो कोयला को कैसे हम लोग जलाते हैं? कोयला को जलाने के लिए सबसे पहले गोईठा को सुलगाया जाता है। गोईठा में भी क्या माचिस मारे जलता नहीं, गोईठा को सुलगाने के उसमें केरोसिन तेल देते हैं। केरोसिन में क्यों आग पकड़ जाती है? उसका ज्वलन ताप कम है, माचिस मारे केरोसिन जलने लगा, केरोसिन जला, जलने से उसको ऊष्मा मिला, टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर मिल जाता है जिससे गोईठा में आग पकड़ लिया। अब गोईठा में अगर आग पकड़ लिया तो वो उतना टेम्परेचर दे देता है जिससे कोयला में आग धर लेता है। आगे चल के दहन पढ़ाएंगे, कॉम्बसन। दहन क्या है और दहन के आवश्यक शर्त। दहन के 3 आवश्यक शर्त है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ समझता है जलने वाला पदार्थ, जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब जलने वाला पदार्थ। अब ईटा पत्थर जलेगा? ईटा पत्थर को कितना टेम्परेचर कर दे वो जलेगा? वो अदहनशील पदार्थ में आता है। और दूसरा होता है दहन के आवश्यक शर्त में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ मतलब जो दहन में सहायक होता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, ये सब दहन के पोषक पदार्थ। क्या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मान लिया जाए किसी चीजों को जला रहा है, वहां पर ऑक्सीजन अति कर दो तो जल पाएगा? और तीसरा होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगर ये तीनों नहीं होगी तो दहन की क्रियाएं संभव नहीं है। मान लो ये लकड़ी है, दहनशील पदार्थ है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, क्या ये जल रहा है? तब तक नहीं जलेगा जब तक कि इसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं। बहुत बढ़िया चैप्टर है ईंधन। इसी में आपको सभी ईंधन का उष्मीय मान, दहन कितने प्रकार के होते हैं मालूम होगा। मंद दहन, द्रुत दहन, नाम सुना है, विस्फोट, ये सब दहन के प्रकार है। ये सब पढ़ाएंगे फ्यूल्स। अब आप सोचिए कि आपको कितना चीजें पढ़नी है। फ्यूल्स जब पढ़ा देंगे, एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे इसमें सन और न्यूक्लियर एनर्जी, सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा। देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें आपको सन के बारे में पढ़ाया जाएगा। सूर्य क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत, विशाल स्रोत जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आने वाले डेट में सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय नहीं, सॉरी, नवीकरणीय स्रोत है, उल्टा बोल दी। मतलब जैसे देखो, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। एक बार कोयला का इस्तेमाल कर लिए, जितना कोयला है खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि कोयला खत्म हो गया, अब बिजली का प्रोडक्शन कैसे होगा भाई? ये होगा, बिजली महंगी होगी। इसीलिए अब सरकार देखते हैं सोलर पैनल लगाने पर जोर दिया जा रहा है कि आप अपने घर के छतों पर सोलर पैनल लगाइए।
अपना कम से कम जितना बिजली आप यूज करते हैं उतना तो यूज हो जाएगा। अभी इसके छत पे भी 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अब बड़े बड़े जगह पर सोलर से, जैसे मान ले बंजर भूमि है जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर 10-20 एकड़ में सोलर प्लांट लगा दिया। एनर्जी का प्रोडक्शन, विद्युत का प्रोडक्शन उससे हो रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। तो सूर्य ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। सब चीज इसमें पढ़ाएंगे। पराबैंगनी किरण किसको कहते हैं, अवरक्त प्रकाश क्या है, दृश्य प्रकाश क्या है, समझ गए ना, विजिबल लाइट। फिर नाभिकीय विक्रिया पढ़ाएंगे। नाभिकीय विक्रिया किसको कहते हैं। नाभिकीय विक्रिया 2 प्रकार की होती है, नाम सुने होंगे, एक संलयन, दूसरा विखंडन। सूर्य से हमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य में हाइड्रोजन के 2 नाभिक परस्पर संलयित होकर हीलियम के एक नाभिक बनाते हैं, उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, एक नियंत्रित, अनियंत्रित। नाम सुने होंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पे बनाए जाते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। इसीलिए हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि संलयन में ज्यादा ऊर्जा निकलती है। सब सिखाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ाएंगे, या परमाणु रिएक्टर, नाम सुना है, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर वह संयंत्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। अरे बहुत जगह नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है ना, उसमें है ना ईंधन के तौर पर यूरेनियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम। न्यूक्लियर एनर्जी में कौन आता है, यूरेनियम। आज जिस देश के पास जितना ज्यादा यूरेनियम, अमेरिका ज्यादा फाई करता है, उसके पास यूरेनियम तो बहुत है, वो भी यूरेनियम 235, उसी का नाभिकीय विखंडन होता है। ये सब सिखाएंगे तो जो नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर्स में पढ़ने का है, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बराबर चैप्टर्स क्या पढ़ाएंगे, ये तो चैप्टर्स और मजे का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर्स 10th क्लास में भी है ना बाबू, कि नहीं है। हाँ भाई, इसका नाम है धातु और अधातु। आई बहुत बड़ा चैप्टर में आता है, इसको पढ़ाने में कम से कम 6 से 7 क्लास लग जाता है, मेटल्स नॉन मेटल्स, और बहुत चीज इसमें पढ़ने का भी। मेटल्स में पहले पूरे पढ़ाएंगे कि धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सबसे पहले धातु के भौतिक गुण क्या क्या है तो हमको बताएगा। 5 को भौतिक गुण बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बात। एक बोला धातु विद्युत का उष्मा का भी होता है। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए और बताइए। हाँ, धातु चमकीले होते हैं। चलिए और बताइए। हाँ, धातु आघातबद्ध और तन्य होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल। आघातबद्ध मतलब उसमें आघात सहने की क्षमता। जितने भी धातु है उसका चदरा बनता है, नहीं बनता, लोहा का, एल्युमिनियम का, पीतल का, सोना का, सबका चदरा। उसका तार भी होता है, तन्यता प्रॉपर्टी के कारण उसकी क्या होती है, तार होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। सबसे ज्यादा आघातबद्ध और तन्य धातु कौन है, सोना। सबसे ज्यादा आघातबद्ध और तन्य धातु कौन है, गोल्ड, सोना। सोना को पीट कर 0.0001 mm का चदरा बनाया जा सकता है, और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोच लो 1 ग्राम सोना कितना होगा, थोड़ा सा, उससे 2 किलोमीटर, मीटर नहीं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है, उतना उत्पन्न होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाएंगे धातुओं का प्रकृति में उपस्थिति। धातु प्रकृति में 2 प्रकार से उपस्थिति होता है, एक होता है मुक्त अवस्था में, दूसरा संयुक्त अवस्था में। फिर पूरा मेटलर्जी पढ़ाएंगे, धातु कर्म। धातु कर्म क्या है, किसी भी एक से धातु के निष्कर्षण में जितनी भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहलाती है। मेटलर्जी के 4 गो प्रक्रम है। पहला अयस्कों का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, तीसरा धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, और चौथा क्या है, धातुओं का शोधन। ये मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है, ये सब पढ़ाएंगे। मिश्र धातु के बारे में इसी में पढ़ना है, कौन से मिश्र धातु किसका बना है, नहीं समझे, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ धातुओं के प्रमुख यौगिक के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस बार भी पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ
पेरिस बनता है। विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कली चूना के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, बहुत लंबा चैप्टर है। फिर नॉन मेटल स्टार्ट होगा, कम से कम 7-8 क्लास लगता है मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ाने। चलिए उसके बाद मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा देंगे तो एक चैप्टर आपको आ जाएगा एसिड बेस एंड क्या सॉल्ट। ये चैप्टर आपका 10th क्लास में भी है। इसको आप लोग बोलते हैं अम्ल भस्म एवं लवण, है ना। एसिड बेस सॉल्ट है ना पढ़ने का। उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट में भी एसिड किसको कहते हैं, फिर टाइम क्या देख रहा है यार, बस हो जाएगा 2 मिनट, टाइम नहीं देखिए। 5 से 6:30 हमारा क्लास रहता है, 1.5 घंटा। हम 1.5 घंटा मन से पढ़ाते हैं, हम घंटे वाले टीचर में नहीं है ना। इस चीजों को समझिए, इतना बढ़िया से हर एक चीजों को जानकारी दे रहे हैं। कुछ लोग को मन उब रहा है, इसको मन उब रहा है, क्या सर बक रहे हैं, आके बक 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 कर रहे हैं। अरे बकबक नहीं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज चैप्टर्स में पढ़ने का है। तुम अपने आप को ये सोचो कि हम क्या जानते हैं इस चैप्टर्स में, कौन चैप्टर्स में हमको कमांड है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो हमको पता चलेगा कि नहीं। आधा बच्चा को ये पता नहीं चलता कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन था कंपटीशन में, कम से कम मालूम रहेगा टॉपिक तब ना। तो एसिड बेस सॉल्ट में पूरा पढ़ाएंगे, एसिड किसको कहते हैं, अम्ल क्या है, भस्म क्या है, सॉल्ट क्या है ना। आर्हेनियस के अनुसार से अम्ल का परिभाषा, है ना, ये सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लवण का वर्गीकरण, ये सब। चलिए आप जल्दी में हम समझ रहे हैं। अगला चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, विलयन। विलयन चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन, विलयन किसको कहते हैं, विलय और विलायक क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं पढ़े होंगे। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, पढ़े हैं। परिक्षेपित कणों के आधार पर भी विलयन 3 प्रकार के होता है, निलंबन, कोलाइड्स और वास्तविक विलयन। नाम सुने हैं, कभी कभी एग्जाम्पल देता है, दूध कौन सा विलयन है, नहीं। नदी का गंदा पानी कौन सा विलयन, निलंबन है, कोलाइड्स है, वास्तविक विलयन है। ये सब विलयन का इसमें पीएच मान निकालना सिखाएंगे। कोई भी विलयन का पीएच मान भी पूछता है, दूध का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, पेशाब का पीएच मान नहीं पूछता है। ये सब इसी में पढ़ने का। और फिर लास्ट एक चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी बड़ा मजेदार चैप्टर, कार्बन और इसके यौगिक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। इसमें एल्केन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन सब के बारे में इसी में पढ़ाएंगे, इसके यौगिक। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब आप सोच लीजिए कि कितना सिलेबस आपका है। एक बार इसको लिख लीजिए, जल्दी सा लिख लीजिए। इतना सारा सिलेबस आपको मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, और सोच लीजिए एक एक चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। जितना पढ़ा देंगे वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, और शुरू से सिस्टमैटिक ढंग से अगले क्लास जब केमिस्ट्री होगी तो नेचर ऑफ मैटर हम लोग चालू करेंगे। चलिए, तो अगले क्लास फिर क्या होगा, मैथ का भी इंट्रोडक्शन कर देंगे।